चलें आज की क्लास में जो हमने डिस्कस करना है वो एसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस है। ठीक है, वी विल फाइंड आउट हाउ टू वी हमें मेथोडोलॉजी फाइंड आउट करेंगे कि इसके तहत हम फॉल्ट एनालिसिस कर सकते हैं। एसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन कौन से होते हैं ये बताइएगा ज़रा। सर लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड। जी एग्जैक्टली। अच्छा, हमने जिस तरीके से पिछली क्लास में देखा था कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं उनकी कंडीशंस हमने क्या डिफाइन की थी कि हाउ डू वी डिटरमाइन दैट कि हमारे पास अभी सिमेट्रिकल फॉल्ट्स जो हैं सिस्टम में आ गए हैं। जो आपके पास सिमेट्रिकल फॉल्ट्स थे वो दो ही थे मेनली, एक तो थ्री फेस शॉर्ट सर्किट और थ्री फेस शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, बेसिकली एक ही बनता है इनका। तो उसमें क्या कंडीशंस थी मुझे बताएं। कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी की कंडीशन क्या थी कि हम उसमें क्या बताएंगे कि ये हमारा सिस्टम जो है वो सिमेट्रिकल है। आइडिया दें। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थ्री फेस सिस्टम है। वो जो टिपिकल डायग्राम याद है आपको, जो मेन डायग्राम याद है आपको जो हमने जिसके ऊपर डेरिवेशन की थी। माउस बहुत ज़्यादा खराब है। ये बताएं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, आपके पास सप्लाई वोल्टेजेस हैं फेज ए बी सी, and then these are the at the end you have the fault impedances. These are the fault impedances. ठीक है, तो इसकी क्या कंडीशन थी फॉर सिमेट्रिसिटी होने की। जी बताएं। सर सेम वोल्टेज। सेम वोल्टेज कहाँ पे सेम वोल्टेज, क्या मतलब सेम वोल्टेज। मतलब सर जो सोर्स से जो आ रहे हैं, सोर्स के सेम वोल्टेज। सेम से क्या मुराद है, बैलेंस्ड सिमेट्रिकल। बैलेंस्ड। बैलेंस्ड होगा ना, जी जी जी। 120 एंगल होगा सर इनके। उनके दरमियान 120 एंगल होगा। 120 ठीक है, जी जी। अच्छा हाँ। अच्छा उसके अलावा उसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन या नेटवर्क की क्या कंडीशन होगी, जी बताएं। कि इसमें कौन कौन सी इम्पिडेंस होती हैं दोनों में। हमारे पास एक सेल्फ इम्पिडेंस थी, ठीक है, और एक म्यूचुअल इम्पिडेंस थी। तो दोनों की कंडीशन ऑफ सिमेट्री क्या थी। इसको जेड ए कह लें, चलो जेड ए कह लें, जेड ए और इन दोनों के पास जेड ए बी। तो इक्वल बताएं। होंगे दैट ए बी जी, ए बी जेड ए बी सी और जी बराबर होगी जेड बी के, दैट बी जी जी और वो बराबर होगी जेड सी सी ए के। सी। दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर सिमेट्री फॉर ट्रांसमिशन लाइन। और म्यूचुअल इम्पिडेंस इनकी आपस में बराबर होंगे जेड ए बी, ठीक है, जेड बी सी, और बराबर होंगी जेड सी ए के। ऐसी है। ठीक है, जी सर। और फिर जो फॉल्ट इम्पिडेंस की जो थी वो क्या कंडीशन थी सिमेट्री की। कि फॉल्ट जितनी इम्पिडेंस है वो आपस में बराबर हो। फॉल्ट जेड ए कैपिटल बराबर है जेड बी के और फिर जेड सी के, और हमने ये कहा था इनके दरमियान म्यूचुअल इम्पिडेंस नहीं होती। ऐसी है। यस सर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी। किसी भी सिमेट्रिसिटी फॉल्ट
अकर होने की उसकी कंडीशन क्या है कि हाउ डू वी डिफाइन कि दिस इज अ सिमेट्रिकल सिस्टम, ऑलराइट। इसी तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी जो कंडीशन ऑफ एसिमेट्रिसिटी की क्या है। तो फॉर एग्जांपल अ थ्री फेज सिस्टम इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल, कि कब वो एसिमेट्रिकल कंसीडर किया जाएगा, इफ द सप्लाई वोल्टेज एंड और द ग्रिड इम्पीडेंस एंड और द लोड इम्पीडेंस आर एसिमेट्रिकल, यानी कि इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट भी अनबैलेंस होगा या एसिमेट्रिकल होगा तो हमारा सिस्टम एसिमेट्रिकल कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अभी जो हम एनालिसिस करेंगे उसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा जो अनबैलेंस है, एसिमेट्रिसिटी जो पाई जाती है वो सिर्फ लोड इम्पीडेंस में पाई जाती है। यहाँ पे लोड इम्पीडेंस से मुराद फॉल्ट इम्पीडेंस है, ठीक है। हियर लोड मींस फॉल्ट। इसमें ये होता है कि जो स्टडी स्टेट लोड जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं इस सेंस में कि आपका जो फॉल्ट करंट है दैट इज मच मच हायर देन द लोड करंट, तो दैट इज मतलब उसकी जो एनालिसिस में उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो मिनिमम हो जाती है। ओके, अच्छा जी। इसके साथ अब हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि कंडीशन ऑफ एसिमेट्री ये क्या है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन ओवर हियर। ये वही कंडीशन है जो कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी का, यानी कि हमारा जो फेज ए है और फेज बी के दरमियान -120 डिग्री का शिफ्ट होना चाहिए और फेज बी और फेज सी में, सॉरी फेज ए और फेज सी में भी ए का शिफ्ट होगा और इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, वो सेम है जो हमने फाइंड की थी सिमेट्रिसिटी में, कि हमारी जो ग्रिड इम्पीडेंस है दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन ओवर हियर, कि हमारे पास जो सेल्फ इम्पीडेंसेस हैं वो बराबर हैं और जो म्यूचुअल इम्पीडेंसेस हैं दैट आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। लेकिन इसमें हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है लोड इम्पीडेंस की, उसमें ये है कि हमारे पास जो तीनों लोड्स जो हैं वो आपस में बराबर नहीं है। सर ठीक ये है, मतलब फॉल्ट इम्पीडेंस ये फॉल्ट इम्पीडेंस है, ऑलवेज इज द फॉल्ट इम्पीडेंस। ओके, अच्छा, क्या अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी ये अजम्पशंस जो है सेटिफाई कर जाती है मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स के लिए, कि अगर हम किसी भी नेटवर्क पे अप्लाई करें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारे सप्लाई वोल्टेज भी अनबैलेंस हो सकते हैं और हमारे ग्रिड इम्पीडेंस जो है वो भी अनबैलेंस हो सकती है। तो नॉर्मली ये जो अजम्पशन है ये वैलिड होती है आपके हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, ये एप्लीकेबल है मीडियम वोल्टेज के ऊपर और एट सम एक्सटेंट आपके एप्लीकेबल है लो वोल्टेज सिस्टम के ऊपर भी, अनटिल अनलेस आपका जो सिस्टम है वो एक्सप्लिसिटली सिंगल फेज सिस्टम या टू फेज सिस्टम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आपके घरों में जो सिस्टम आ रहा था तो वो भी तकरीबन थ्री फेज सिस्टम ही है, कि इसमें थ्री फेजेस ए बी सी की कनेक्शन होते हैं। आपको लोड में से उसमें से कोई एक सिंगल फेज आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो आपके पास थ्री फेज सिस्टम है। ठीक है, और उसमें एटलीस्ट उनकी कोशिश ये होती है, ये जो भी ट्रांसमिशन ऑपरेटर्स होते हैं, कि जो लोडिंग होती है इन तीनों लाइन के ऊपर अगर लो वोल्टेज के ऊपर है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए। लाजमी नहीं है कि आपका जो घर है आपका फेज ए पे दिया है तो साथ वाला घर भी फेज ए के ऊपर होगा, हो सकता है वो उनको कनेक्शन फेज बी से दे दे बी से बी अगर आपका सिंगल फेज कनेक्शन है। एंड ऑब्वियसली इफ दे गिव यू अ थ्री फेज मीटर तो वो आपको अल्टीमेटली तीनों थ्री फेज आ फेज रहे होंगे। ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें स्टडी आप कह सकते हो कि स्टडी स्टेट की केस में इट विल बी अगर अनबैलेंस, अगर आपने डिटेल एनालिसिस की परफॉर्म करनी है। लेकिन अगर आप फॉल्ट की बात करें तो उस केस में आप उसको बैलेंस कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दे यू हैव ऑल द थ्री ट्रांसमिशन लाइंस इन योर सिस्टम। मैंने अभी तक लो वोल्टेज सिस्टम का जो नेटवर्क देखा है जो एग्जिस्ट करता है प्योर अनबैलेंस सिस्टम, वो है अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में मेरे ख्याल से जो नेटवर्क मेरी नज़र से गुजरा था उसमें वो उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं फीडर्स हैं वो प्योर टू फेज है या सिंगल फेज है, probably it's quite old structure but
it is really unbalanced system. पॉसिबल है, आई एम नॉट श्योर इन पाकिस्तान में कहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सिंगल फेज पे यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया हो। अगर आप लोगों में से किसी ने देखा है तो बताइएगा ज़रा किस इलाके के ऊपर है वो। काम कर रहे हैं आप लोगों में से कोई के लटके? आतिफ, आप कहाँ काम करते हो? जी जी, ये के इलेक्ट्रिक में इनका तो 3 फेज का ही है, यहाँ सिंगल फेज 3 का फेज नहीं का ही है ना इनका? जी 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 जी। आई एम नॉट श्योर कि इंटीरियर सिंध में कहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन वहाँ पे भी एटलीस्ट 3 आपके फेज 3 का ही है फेज सर। केबल जी जा जी रही है वहाँ पे। जी, 3 फेज ही है ठीक सर, है, सिंगल फेज का नहीं है। सो इस केस में हमारे पास ये दो कंडीशंस जो है वो वैलिड हो जाती हैं। इस वोल्टेज भी हमारा तकरीबन बैलेंस ही होता है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड भी आपस में बैलेंस होता है। चले अब हम ये देखते हैं कि इस कंडीशन को अप्लाई करके हम किस तरीके से उसकी मतलब फॉल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर्स होगा या मेथडोलॉजी होगी फॉल्ट कैलकुलेट करने की। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास जो सिस्टम है वो अनबैलेंस है, सिमेट्रिकल कंडीशन है, तो उसमें जैसे कि हमने देखा था 3 फेज सिस्टम के केस में, सिमेट्रिकल केस में अगर हम सिमेट्रिसिटी की कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो फॉल्ट करंट है वो भी सिमेट्रिकल आता है। तो उस सूरत में हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ सिंगल पोल सिस्टम को सॉल्व करें जिस तरीके से हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस करते हैं जो पिछली एग्जांपल्स में हमने देखा, और हम फॉल्ट उसका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। So basically we cannot transform a 3-phase system into a single equivalent circuit diagram. That's why we have to transform the ABC system into another system and the sequence is as follow. तो अब ये याद रखिएगा, जो अभी हम सीक्वेंस की बात करते हैं that is more of the mathematical उसकी कह सकते हैं एनालिसिस है rather than उसकी रियल फिजिकल इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। तो एक्चुअल आपका जो सिस्टम है वो वोल्टेज है आपके पास फेज ए, पी और सी। अगेन वी नो द कैरेक्टरिस्टिक ओवर हियर कि उसमें जो फेज शिफ्ट है वो आपस में बराबर होता है, मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है। दिस इज हाउ वी डिफाइन दिस इज द एबीसी सिस्टम। अगर एबीसी सिस्टम की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज आल्सो अ स्टेशनरी फ्रेम। स्टेशनरी फ्रेम का कॉन्सेप्ट, ये रोटेटिंग फ्रेम का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का। स्टेशनरी फ्रेम से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास 3 फेजेस हैं, फेज बी, सी और फेज सी। तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे ये एक्सिस मैंने कैलकुलेट डिफाइन किया, ये स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू सिग्नल। तो ये आपके जो वेक्टर्स हैं दे आर रोटेटिंग विद द ओमेगा टी। तो ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज व्हाटएवर यू हैव। तो आपका जो सिग्नल है वो बेसिकली रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस। तो ये जो फ्रेम है आपका ये बेसिकली स्टेशनरी है, यानी कि आप जिस फ्रेम में मेजरमेंट लेंगे या साइनोसॉइडल है जिसको कहेंगे दैट आपका जो सिग्नल है वो उसमें रोटेट कर रहा है, ओके। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसके बाद हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम है दैट इज इन एबी सिस्टम, उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इन समथिंग न्यू सिस्टम में, ओके। And then we do the calculation, solution of the task is transform all the things, and then once we get the result in this new frame, we retransform back to original system and we get the values in our ABC system, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, ये फ्रेम मैं अभी मिटाना नहीं चाह रहा रेफरेंस के तौर पे। अच्छा, वी हैव टू डिसाइड, अब हमने यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमने वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है वो क्या अडॉप्ट करना है और उसको कैसे हमने सिलेक्ट करना है। विच इजीली अलाउ कैलकुलेशन इन द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो उसमें हमारे पास जो 3 मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। सबसे पहला मेथड कहलाता है सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, दैट इज 0 1 2 कंपोनेंट्स। हम उसमें ये कहते हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है उसको हम ब्रेक कर देते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स में। इसमें एक कंपोनेंट होता है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो कि फ्लो होता है व्हेन देयर इज अ कनेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, ये फॉल्ट आता है। उसके अलावा इसमें एक होता है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट
जो आपका नॉर्मल सिस्टम है जैसे स्टेडी स्टेट को बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूं कहें जो नॉर्मल ऑपरेशन जो यूजफुल एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है, या इस तरीके से आप कहें। और एक होता है नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो होता है वो ऑपोजिट टू द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के होगा, और ये आपके सिस्टम में हीट प्रोवाइड करेगा, या उसके जो फोर्स एग्जिस्ट हो रही है इन द, क्योंकि आपके जो मेन यूजफुल एनर्जी ट्रांसफर होनी इन द वे ऑफ पॉजिटिव वे में होनी है, तो आप कह सकते हो कि जो नेगेटिव है वो इसकी जो काउंटर फोर्स होती है उसको कहते हैं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो हम जो बेसिक कैलकुलेशन करेंगे वी विल यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्व आवर फॉल्ट। इसके अलावा भी ये दो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है जो मेनली आपके कंट्रोल सिस्टम डिजाइन के लिए काम आते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट कहलाता है डायगोनल कंपोनेंट व्हिच इज कॉल्ड जीरो अल्फा बीटा कंपोनेंट। उसमें क्या होता है, ये तीन आपको कंपोनेंट नजर आ रहे हैं फेज ए बी सी, इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। एक कंपोनेंट तो अलाइन होगा आपका फेज ए के साथ, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो अलाइन होगा, यानी कि यूं कह लें उसके 90 डिग्री के शेप पे शिफ्ट होगा, ओके, समथिंग लाइक दिस। और तीसरा जो कंपोनेंट होगा, अगर ये बैलेंस सिस्टम है, तीसरा कंपोनेंट जो जीरो है वो जीरो रहेगा ऑलवेज, दिस इज ऑन द जीरो लाइन इफ इट इज अ बैलेंस सिस्टम। For the momentary moment when it is unbalanced situation in the network, you will see some transient over there, but at the end अगर हमारा सिस्टम बैलेंस हो जाता है तो that will remain at zero level। इसको आप इस तरीके से इमेजिन कर लें, ये भी आपका रोटेटिंग फ्रेम नहीं है, इसका स्टेशनरी फ्रेम के ऊपर है, यानी कि इसका जो रेफरेंस फ्रेम है दैट इज फिक्स्ड, और इसमें सिग्नल जो है वो रोटेट कर मतलब ऑसिलेट कर रहा होगा अक्रॉस इट, ठीक हो गया। अब इसमें आइडिया ये होता है कि अब अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक आप उसको कह सकते हैं रियल पार्ट और एक इसका इमेजिनरी। दोनों में देखिए साइन फंक्शन होगा और एक कॉस फंक्शन होगा। तो जो कॉस का फंक्शन होगा आप उसको रियल फंक्शन कह लें। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में ब्रेक करते हैं दो को, एक होती है यू अल्फा कह लें या बीटा कह लें, दिस इज अप टू यू। मेरे ख्याल से यहाँ पे बीटा आता है, बीटा इज अ साइन कंपोनेंट मेरे ख्याल से, और अल्फा इज अ कॉस फंक्शन। तो दिस ये बेसिकली मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ डू यू वांट टू राइट इट। इसको हम सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं रियल प्लस जे ओमेगा। तो इसको अगर आपने विजुलाइज करना है इस कंपोनेंट को, तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो फेजर क्वांटिटीज होती हैं आपकी उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो तीसरा कंपोनेंट है दिस इज कॉल्ड जीरो डी क्यू कंपोनेंट। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आपके कन्वर्टर कंट्रोल सिस्टम डिजाइन के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो फ्रेम होता है वो रोटेटिंग होता है, यानी ये फ्रेम भी आपकी ये फॉर एग्जांपल ये वेक्टर हैं समथिंग लाइक दिस, विल बी लाइक दैट, ठीक है। ये आपका अगर ओरिजिनल सॉरी आपका डी क्यू कंपोनेंट है और ये फ्रेम है, ये दोनों ओमेगा टी के साथ रोटेट कर रहे होते हैं। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फिर कभी एनालाइज स्टडी में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं दोनों ओमेगा टी से रोटेट हो रहे हैं दोनों फ्रेम भी, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के स्टेशनरी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको रोटेटिंग फ्रेम भी कह सकते हैं, या बाज़ जगह इसको कंफ्यूज किया जाता है कि दोनों वो स्टेशनरी हैं, मतलब वो स्टेशनरी इस सेंस में होता है ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से स्टेशनरी होते हैं। और फिर ये जो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है ये डिपेंड करता है, आपका वोल्टेज एक फ्रेम है तो वोल्टेज एंगल को फेज शिफ्ट में रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल इसका जो प्लॉट आएगा, अगर आपका जो रोटेट करना होता है, जो रेफरेंस फेज एंगल जो ओमेगा टी आप डिटरमाइन करते हैं नेटवर्क से, उसी वोल्टेज को अगर आप रोटेट करें उसके वैल्यू से, तो इसमें जो डी कंपोनेंट होगा दैट वुड बी कांस्टेंट 1 पर यूनिट, और इसमें यू क्यू कंपोनेंट और जीरो दोनों कंपोनेंट आपका ग्राउंड पे होगा, ठीक है। अगर आप किसी और दूसरे कंपोनेंट को बात करते हैं, अगर इट इज अनदर टर्मिनल, तो उसमें भी डी कंपोनेंट जो होगा नॉर्मली अबाउट नियर 0.1 होगा, ठीक है। और इसमें भी क्यू कंपोनेंट जो होगा थोड़ा सा आउटसाइड जीरो नियर द जीरो होगा, बट इट विल नॉट एग्जैक्टली बी जीरो।
इसमें ये होता है कि आपके पास जो मेजरमेंट क्वांटिटी होती है, जब भी आप अपने कंट्रोल सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना होता है, तो ये जो मेजरमेंट क्वांटिटी होती है डीसी कंपोनेंट में कन्वर्ट हो चुकी होती है, रादर देन इफ यू हैव अ साइनोसॉइडल फंक्शन। तो जो डिजाइन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम है वो आपका सिंप्लीफाई हो जाता है, मतलब उसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी जो ओमेगा टी का जो फंक्शन होता है या साइन या कोसाइन के फंक्शंस होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता। यू कैन जस्ट डिजाइन एज अ डीसी सिस्टम या डीसी नेटवर्क। और इसकी जो क्वांटिटी है आप उसको इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं, आल्सो द फेजर क्वांटिटी, इसको आप रियल पार्ट कह दें और इसको आप इमेजिनरी पार्ट कह दें। इसी तरीके से अगर आप करंट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगर ये उसमें भी दो कंपोनेंट होंगे, करंट का डी कंपोनेंट होगा और करंट का क्यू कंपोनेंट होगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो क्यू कंपोनेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्टिव पावर को, और जो रियल पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्टिव पावर को। क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है आई डी कंपोनेंट की, तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आती है कि उसमें कॉस्ट फैक्टर जो लोड फैक्टर होता है वो भी शामिल हो जाता है। इसकी कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस अब हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक सिंपल एक आपको ओवरव्यू देना था कि इन तीनों कंपोनेंट्स में फर्क क्या होता है। ठीक है, बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। Alright. For calculating an asymmetrical fault, so now we will discuss about the symmetrical components. For calculating the asymmetrical fault parameter, mostly symmetrical components will be applied. ठीक है? With this method, an asymmetrical three-phase system ABC will be transformed into three symmetrical system. वो मैंने आपको जैसे बताया। For example, हम उसमें कहते हैं कि एक जीरो सीक्वेंस सिस्टम है जो कि हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क से रिप्रेजेंट करेंगे। एक पॉजिटिव सीक्वेंस सिस्टम है जिसको हम पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क से रिप्रेजेंट करेंगे, and then we have a negative sequence system which is represented by a negative sequence network. ठीक है, अच्छा, now we will find out how we transform it into this system. पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है। So in the following, the voltage, current and impedance in each of these three symmetrical system will be determined. It is then advantageous situation that the same transformation rule can be applied for voltage and current. तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि एक ही ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो हम उसमें करंट के लिए भी अप्लाई करते हैं और वोल्टेज के लिए भी अप्लाई करते हैं। नाउ हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हम अपने सिस्टम को जिसमें वोल्टेज, करंट और इम्पिडेंस है, इसको हम सिमेट्रिकल सिस्टम में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर हमारे पास सिस्टम का जो करंट है फेज ए बी सी, उसको हम इस सिस्टम से या इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी ब्रेक आवर कंपोनेंट इनटू थ्री सिमेट्रिकल कंपोनेंट। आगे चल के देखेंगे इस कंपोनेंट की डायग्राम वगैरह कैसे ये वर्क करता है। यानी आप यूं जो ज्यूम कर लें, जो जीरो सीक्वेंस सिस्टम है उसके जो तीनों कंपोनेंट है ए बी और सी, आप अदर वे अराउंड भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेज ए है, इसके तीन कंपोनेंट होंगे 0 1 2, ठीक है। और अगर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, सो इट हैज थ्री कंपोनेंट्स एज वेल, मींस फेज ए, फेज बी और फेज सी। ऑलराइट, तो अगर हम ये देखेंगे जीरो सीक्वेंस करंट जो है वो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम ये कहेंगे तीनों जो कंपोनेंट्स हैं फेज ए बी और सी, इसके सेम होता है। वो सेम होते हैं, दे आर अलाइन। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। उसी तरीके से अगर पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, फेज ए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट वुड बी फेज सीक्वेंस। फेज बी आपके पास क्या हो जाएगा, फेज शिफ्ट कितना का, ए का। दिस इज ए एंड दैट शुड बी ISC। ओके, सही। अगर आप इसकी रोटेशन इस डायरेक्शन में रोटेट लें। इसी तरीके से जो फेज सी है वो ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। ओके सर लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1/3 हो जाएगा ना? इसका मैग्नीट्यूड उसका डिवाइड हो जाएगा, ये स्केल फैक्टर है बेसिकली। अच्छा।
बेसिकली मेरे ख्याल से इसकी पावर को बैलेंस करने के लिए इन्होंने स्केल फैक्टर अप्लाई किया कि पॉजिटिव सीक्वेंस में और नेगेटिव सीक्वेंस एबीसी सिस्टम में जो पावर है वो कांस्टेंट रहा है। ओके, सही सही तो सही। जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा एस। अच्छा हमें ये भी निकला है, ये फेज ए का अच्छा, निकला है। थोड़ा सा हमको मैंने गलत बता दिया यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ है कि यहाँ पे जो फेज ए यहाँ पे होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस में फेज बी यहाँ पे आएगा। सही तो वजह ये है कि जो फेज बी होता है उसमें भी ए होता है, ए टाइम्स ए होगा, ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ए के रेफरेंस से ए स्क्वायर यहाँ बनता है। बात सही। समझे? जी जी ठीक है, जी। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में फेज ए यहाँ पे, फेज बी और फेज सी इस तरफ होगा, और नेगेटिव सीक्वेंस में फेज ए, फेज सी एंड देन फेज बी ओवर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था ये अभी जो हमने कैलकुलेट किया है फेज ए के लिए किया है, तो वो फेज बी और फेज सी के लिए भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स दे देगा ना आपको सारी चीजें, ये तो एक्सप्लेन किया ना नहीं मैंने। जैसे क्योंकि ये फेज ए बी सी है, तीनों कंपोनेंट है इसमें। नहीं, फेज ए बी सी अच्छा है नहीं, ये जैसे लगा ना IA0 IA1 IA2 ये चीज, ये तीनों इसके फेजेस ऊपर। के लिए ना। ये क्वांटिटी देखो, ये बसेस है, ये तीन सही बसेस मैं आपको बना दूँ सिंपलिसिटी के लिए। इसको मैं B1 कह देता हूँ, इसको B2 और इसको B3। ठीक है, अब इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे करंट भी आ रहा है और वोल्टेज भी आ रहा है, इधर भी करंट आ रहा है, जो भी आप कह रहे हैं वोल्टेज आ रहा है। अब मैं एक करंट इसमें ABC होंगे। ठीक है, सही इस पूरे करंट सही। ABC की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पे जो जीरो सीक्वेंस करंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा वो आप ये देख लीजिएगा। वो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से। सही ठीक हो गया, बात समझ आ गई? सही। इसी तरीके से आप जी ऑल जो मेजरमेंट्स हैं उनको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, और यही मैट्रिक्स जो है हम अप्लाई करेंगे हमारे पास जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है, जो हमने उसको वोल्टेज को अगर ट्रांसफॉर्म करना है, वी विल डू लाइक दिस। अगेन यहाँ पे थोड़ी और जनरल डेजिग्नेशन दी हुई है, जीरो सीक्वेंस करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस को नेगेटिव सीक्वेंस। यहाँ पे मैंने सिर्फ ए कंपोनेंट जो ए का जो दिखाया, ये वाला कंपोनेंट आपको दिखा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे B0 B1 और B2 भी आएगा, और C0 C1 और C2 भी आएगा। ठीक है, यानी कि इस कंपोनेंट के तीन तीन पार्ट होते हैं। यहाँ पे ए का जो मतलब है वो रेफरेंस है, या इसको मतलब आप इस तरीके से समझे, ये चीजें हैं रिप्रेजेंट हो रही हैं। ये वाली जो एब्रीविएशन है ना, ये फर्स्ट वाली है। इन रियलिटी देखिए, ये बी का पार्ट ये रहा और सी का पार्ट ये रहा। यहाँ पे जो ए का मतलब है ये रेफरेंस है, रेफरेंस वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ए इसमें रेफरेंस है ना। आगे जाके ये एब्रीविएशन चेंज हो जाएगी, डोंट वरी। इसको I0 1 और 2 कह देंगे, क्योंकि इसमें तीनों कंपोनेंट होते हैं। सारी कैलकुलेशन जीरो सीक्वेंस कैलकुलेट करने के लिए जी जी, ये रेफरेंस बी भी तो हो सकता है ना? नहीं रेफरेंस डी नहीं हो सकता ना, नॉर्मल हम वेस्टर्न रेफरेंस ए को लेते हैं ना, फेज वेक्टर रेफरेंस ए ही है ना हमारे पास। इट्स नॉट नीडेड, यहाँ पे रेफरेंस की एक सिंपल एब्रीविएशन में इस्तेमाल की है, आगे जाके एब्रीविएशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपलीफाई हो जाएंगे। ठीक है, इसको I0 I1 और I2 जनरलाइज वे में लिखा जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, द लेटर ए इंडिकेट फेज ए इन द थ्री फेज सिस्टम एज अ रेफरेंस फेज। यहाँ पे भी मैंने बता दिया, ए उसके रिस्पेक्ट से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमने जो कंडीशन ऑफ सिमेट्री की स्थिति निकाली थी, अगर आप यहाँ देखना चाहें, ये इसकी बात को रेफरेंस फ्रेम इसको इस तरह से कह रहे हैं कि हमने इसको इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फेज ए के 120 डिग्री है, और फेज सी के फेज सी जो है वो भी उसका फेज ए का रिप्रेजेंटेड है। दैट्स व्हाई दिस इज योर रेफरेंस। अगर आप अपनी डेफिनेशन को चेंज करते हैं, अगर आप इसको लेते हैं, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा ना, अदर यू हैव टू चेंज दीस इक्वेशन दैट। बात समझ आई? व्हाई वी कॉल्ड फेज ए इज आवर रेफरेंस। ओके,
सही। Alright. ठीक है, तो फेज ए इंडिकेट फेज ए इन द थ्री फेज सिस्टम एज अ रेफरेंस। इन द फॉलोइंग दिस लेटर विल बी ओमिटेड, यदि आप इसको रिमूव कर देते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी एज वेल। The voltage and current in the three phase system can be asymmetrical according to their values and their phase angles. So the matrix S is designated as the transformation matrix. It contains the versor A and A square. तो जो A जो complex variable है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो बराबर होगी E J की पावर 120 डिग्री एंड A स्क्वायर जो होगा वो E माइनस J 120 डिग्री होगा। इसके बाद शायद मैंने आपको बताया था इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की होती हैं, A प्लस A स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, याद है किसी को? A minus 1 A plus 1। जीरो के बराबर होगी, और A क्यूब जो है वो बराबर होगा 1 के। माइनस। ठीक है, करके देख लीजिएगा, इसको आप क्यूब करें, इसको अगर आप क्यूब करें, मैंने बताया था वेक्टर की फॉर्म में, इसको क्यूब करें तो आपके पास 1 आ जाएगा। अच्छा जी, फॉर रीट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमने रीट्रांसफॉर्म करना है, वी यूज द फॉलोइंग रूल। तो अगेन अदर वे अराउंड हम इसको कर सकते हैं। सिंपल, आपके पास जो एस है इसको इन्वर्स करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अगर आपके पास जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में वैल्यू दी हुई है 0 1 2, तो अगर आप इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कंपोनेंट फेज ए बी सी उस करंट का या वोल्टेज का आ जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, करंट इन फेज ABC system, transformation matrix and the current in zero sequence या symmetrical system component. So the matrix T is designated as retransformation matrix, and what we can do, so for voltage के लिए भी same matrix इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि by multiplication of this matrix we get, अगर करंट को आप दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें इन द फॉर्म ऑफ, पहले आपका S था प्रीवियस इक्वेशन, उसको आप S इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी मेथड मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो दोनों तरफ जो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सिंपल प्रूफ के तौर पे ये दिखाया गया है। इससे ही साबित होता है कि आपके पास जो S इनवर्स है दैट इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T के। तो ये इक्वेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी कि अगर आप जो S का इन्वर्स करेंगे तो आपके पास T मैट्रिक्स आ जाएगा, और अगर आप T का इन्वर्स करेंगे तो S मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। ओके, सही सही। ओके, the supply voltage will be transformed in the same way as the other voltages। तो अब हम इसको ओरिजिनल अपने नेटवर्क की तरफ आ जाएं। अब हम उस नेटवर्क के ऊपर अप्लाई करेंगे जो हमने शुरू में डिफाइन किया। वो नेटवर्क आपको याद है कि नहीं, क्योंकि दैट इज द बेस नेटवर्क ऑन विच वी आर डूइंग आवर एनालिसिस। या मैं आपको दोबारा दिखा दूं? सर दिखा दें। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ, दूसरी स्लाइड्स में है। दिस वन नजर आ रहा है आपको? इस नेटवर्क पे हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। हमने ये कहा कि एक सप्लाई वोल्टेज है जो सप्लाई मेन सोर्स है, जो आपको करंट प्रोवाइड करती है, इम्पीडेंसेस हैं नेटवर्क की, ग्रिड को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये फॉल्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इस क्वांटिटी को नोट डाउन कर लें। हम यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूपी ए से यूपी बी एंड यूपी सी। ठीक है, और इसी तरीके से जो वोल्टेज अक्रॉस द फॉल्ट है वो है फेज ए बी एंड सी, समथिंग एब्रिवेटेड लाइक दिस। ओके,
एंड देन हमारे पास जो करंट है, लाइन करंट या फॉल्ट करंट भी आप कह सकते हैं, यही आपके फॉल्ट में से फ्लो हो रहा है, दैट इज फेज ए, बी एंड सी, समथिंग एब्रिविएटेड लाइक दिस। ओके, अब हमने इस क्वांटिटी को यूज करके इसको ट्रांसफॉर्म करना है, वी ड्राइव सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे वही चीज बताइए, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है उसको अगर हमने फेज एबीसी सिस्टम से ट्रांसफॉर्म करना है अपने सिमेट्रिकल सिस्टम में, तो हम ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे एस से, और अगर हमने इसको रीट्रांसफॉर्म करना है वो मल्टीप्लाई दैट विद टी। टी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल इम्पीडेंस, अगर अब हमारे पास क्वेश्चन किया, हमने वोल्टेज को भी ट्रांसफॉर्म कर लिया, करंट को भी, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है कि जेड को हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वी विल यूज दिस इक्वेशन जो उस नेटवर्क के ऊपर अप्लाई किया है। दिस इज द फॉल्ट वोल्टेज, और यू कैन जस्ट से दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द फॉल्ट, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, जो हमारे पास ये क्वांटिटी है, माइनस इम्पीडेंस ऑफ द ग्रिड, दिस इज ओनली द ग्रिड। यहाँ पे हमारे पास फॉल्ट की ग्रिड इम्पीडेंस नहीं है, इस चीज को देखिएगा, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और दिस इज आवर द फॉल्ट करंट। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को S से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी S टाइम्स फेस UABC माइनस S टाइम जो हमारे पास सप्लाई के वोल्टेजेस हैं, एंड देन Z। ओके, बात समझ आई? जी, अगेन दोबारा बताइएगा। इस इक्वेशन को हमने S से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। हमारा अभी टारगेट क्या है कि हमने अभी ट्रांसफॉर्म किया है, उसका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता है हमें, और हमें करंट का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता है, और री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी पता है हमें करंट का और वोल्टेज का। लेकिन हमें अभी इम्पीडेंस जो है, ग्रिड की जो इम्पीडेंस है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमें नहीं मालूम। ओके, जी जी तो हम वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जी जी इम्पीडेंस वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको बोथ साइड पे S से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। ये जो चीज है वो किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर है सिमेट्रिकल वोल्टेज सप्लाई के, ऑलराइट। जी और इसी तरीके से ये जो चीज है हमारे पास, ये बराबर हो जाएगी फेस 0 1 2 के, ठीक है, जो उस वोल्टेज के जो हमारे लोड के अक्रॉस है, ठीक है। तो इस सप्लाई को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, और लोड के जो फॉल्ट इम्पीडेंस जो है उसके अक्रॉस के वोल्टेज को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इस करंट की इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज S इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो S कैन नॉट कम ओवर हियर, S नहीं आ सकता, मैट्रिक्स के बीच में स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो इस वजह से हम जो इसकी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल डू सब्स्टिट्यूशन